दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हुमायूं। अगर हुमायूं की प्रारंभिक जिंदगी के बारे में जाने तो बाबर की मृत्यु के उपरांत तो उसका पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। उसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। हुमायूं ने 18 वर्ष की आयु से युद्धों में भाग लेना आरंभ कर चुका था। पानीपत के प्रथम युद्ध तथा खानवा के युद्ध में अपने पिता के साथ वह भी युद्ध में सम्मिलित हुआ था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन बाद 23 वर्ष की अवस्था में वह 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा की गद्दी पर बैठा। परंतु हुमायूं का वह राज सिंहासन अनेक प्रश्न चिन्हों से घिरा था। हुमायूं के सामने अनेक कठिनाइयाँ थीं, ऐसी कठिनाइयाँ जिन्होंने उसके शासन और जीवन को आजीवन विपत्ति में डाले रखा। दोस्तों, हुमायूं की जो कठिनाइयाँ थीं, मुख्यतः हुमायूं की अनेक कठिनाइयाँ थीं, जिनमें पहला बाबर से प्राप्त कठिनाइयाँ, दूसरी महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न कुछ कठिनाइयाँ हुई थीं, तीसरी कठिनाइयाँ हुमायूं के व्यक्तिगत स्वभाव और चरित्र से संबंधित कठिनाइयाँ थीं, और पांचवी कुछ अन्य कठिनाइयाँ भी थीं। कुछ कठिनाइयाँ जो बाबर से उसको हुमायूं को मिली वो इस प्रकार है। असंगठित साम्राज्य की प्राप्ति। बाबर ने भारत में विजय प्राप्त कर साम्राज्य की स्थापना की थी, किंतु बाबर को इस साम्राज्य को सुसंगठित व सुदृढ़ करने का अवसर ही नहीं मिला। अतः हुमायूं को विरासत में बाबर से एक ऐसा साम्राज्य मिला जो असंगठित था, जिसका आधार केवल सैनिक बल था। फलतः ऐसा साम्राज्य केवल युद्ध के समय सैनिक बल पर ही संगठित रखा जा सकता था। शांति काल के लिए यह अत्यंत निर्बल था। इस संबंध में रशब्रुक विलियम लिखते हैं कि बाबर ने अपने पुत्र के लिए एक ऐसा राज्य छोड़ा जो केवल युद्धकालीन परिस्थितियों में ही सुसंगठित रह सकता था। शांति काल के लिए यह पूर्णतः निर्बल तथा निकम्मा था। दूसरी कठिनाइयां दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। बाबर कुशल सेनायक और पराक्रमी योद्धा था, किंतु कुशल शासक नहीं था। अतः बाबर को विरासत में जो साम्राज्य मिला वह शासन की दृष्टि से अत्यंत दुर्बल था। फलतः यह दोषपूर्ण शासन व्यवस्था हुमायूं के लिए अनेक कठिनाइयां खड़ी कर रहा था। तीसरी महत्वपूर्ण कठिनाइयां रिक्त राजकोष। हुमायूं को जो साम्राज्य मिला वह आर्थिक दृष्टि से दुर्बल था। उसे एक रिक्त राजकोष मिला था। इस रिक्त राजकोष के कारण हुमायूं न तो सेना का समुचित संगठन कर सका और न ही सैनिकों को संतुष्ट करने में सफल रहा। चौथी कठिनाइयां अफगानों की समस्या। बाबर ने अफगानों को पराजित किया था तथा उनका मान मार्दन किया था, परंतु उनका विनाश नहीं कर सका। अतः यह विद्रोही अफगान मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए तत्पर थे और सदैव प्रयत्नशील रहते थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी तथा बिहार में शेर खां स्वतंत्र राज स्थापित कर चुका था और मुगलों को भारत से बाहर निकालना उसका एकमात्र उद्देश्य था। पांचवी महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट जो कठिनाइयाँ जो गिनी जाती हैं हुमायूं के लिए, ये है साम्राज्य का बंटवारा। हुमायूं के अतिरिक्त तो बाबर के 3 अन्य पुत्र थे। पहला कामरान, दूसरा अस्करी, तीसरा हिंदाल। बाबर के साम्राज्य के विभिन्न भाग इन भाइयों को मिले थे। मृत्यु शैया पर पड़े बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आग्रह किया था। हुमायूं ने अपने पिता के वचनों का पूरा ध्यान रखा और उसका सम्मान किया, किंतु उसके भाई सदा उसके विरोधी और बाधक बने रहे।
हुमायूं को उसको किसी प्रकार का कभी भी सहायता और मदद नहीं मिली। हुमायूं ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात कामरान को काबुल तथा कंधार के प्रदेश, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर के प्रदेश दिए, किंतु वे इस विभाजन से संतुष्ट नहीं थे। अतः इन भाइयों ने सदैव हुमायूं के समक्ष कठिनाइयां ही उत्पन्न की। हुमायूं को उससे किसी प्रकार की कभी सहायता प्राप्त नहीं हुई। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई थी हुमायूं को, वह परिस्थितियों ने उनको अनेक कठिनाइयों में मुब्तला कर दिया। बाबर से प्राप्त कठिनाइयों के अतिरिक्त तो हुमायूं को ऐसे कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा जो परिस्थितियों ने जन्म दिया। इन कठिनाइयों को संक्षिप्त रूप से हम इस प्रकार कह सकते हैं। मुगलों को विदेशी समझना। हुमायूं ने जिस समय साम्राज्य का भार अपने ऊपर लिया था, उस समय सारा भारत राजनीतिक दृष्टि से अनेक भागों में विभक्त था। इन भागों के स्वामी स्वतंत्र शासक थे जो मुगलों को विदेशी समझते थे और उन्हें बाहर निकालने के लिए कटिबद्ध थे। दरबारियों के षड्यंत्र भी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ हुमायूं को दे रहे थे। मुगल दरबार के दरबारियों में अनेक ऐसे तत्व थे जो सदैव षड्यंत्र रचना करने के लिए तत्पर रहते थे। फलतः ये हुमायूं के लिए कठिनाइयाँ खड़ी करने वाला था। संबंधियों द्वारा कठिनाइयाँ। हुमायूं के संबंधी भी हुमायूं की कठिनाइयों को बढ़ाते थे। उसके संबंधियों में मोहम्मद जमा मिर्ज़ा, सरदार मोहम्मद, सुल्तान मिर्ज़ा, मीर मोहम्मद, मेदी ख्वाजा आदि मिलकर हुमायूं का विरोध करते थे। मोहम्मद जमा मिर्ज़ा, जो उसके सौतेले बहन का पुत्र था, दिल्ली के सिंहासन आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। दूसरा प्रमुख विरोधी मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करना अपना उद्देश्य समझता था। तीसरा विरोधी मोहम्मद मेहदी ख्वाजा, जो बाबर का बहनोई था, षड्यंत्र में भाग लेकर हुमायूं को राजगद्दी से हटाना चाहता था। हुमायूं का सौम्य का स्वभाव और चरित्र उसे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहा था, जिनमें सबसे बड़ी कठिनाई उसका स्वयं का स्वभाव और चरित्र था। वह विचारहीन, अस्थिर, अदृढ़ था। उसमें कर्तव्यपरायणता अधिक नहीं थी। वह नशे का दास था और अफीम का बहुत बड़ा शौकीन था। वह भोग विलास और रंगरेलियों में अपना अधिकांश समय नष्ट कर रहा था। इस प्रकार उसमें इंद्रिय सुखों की लालसा भी बहुत अधिक उत्पन्न हो चुकी थी। जब उसे विद्युत क्षेत्र में रहने के लिए आवश्यक था, तब वह रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। इसके साथ ही हुमायूं की एक सीमा तक लापरवाही और अध्ययनशीलता थी। वह जो कार्य करता था वह बीच में ही छोड़ देता था। वह चाटुकारों और कृपा पात्रों का शिकार हो गया था। इन दुर्गुणों के कारण हुमायूं कभी भी किसी विपत्ति का दृढ़ता से सामना करने में असमर्थ रहा। फलतः जैसा कि मैलेसन ने लिखा है कि व्यापक व्यवस्था बनाने के लिए उसमें न बुद्धि थी और न ही लगन। उसके पिता ने जो साम्राज्य स्थापित किया था, उसके संगठन के लिए वह नितान अयोग्य सिद्ध हुआ। इसी प्रकार एक इतिहासकार का मत है कि बौद्धिक योग्यता और साहित्य के प्रति अभिरुचि होते हुए भी उसमें सैनिक प्रतिभा और इच्छा शक्ति का अभाव था। साथ ही वह क्रियाशील पुरुष नहीं था। किसी कार्य को शीघ्र तय करने और शीघ्र कार्यान्वित करने भी वह शून्य था। गद्दी पर बैठने के कुछ काल बाद हुमायूं को जो मालूम हुआ, उसकी परिस्थिति संकटापन्न है। बाबर के शासनकाल में राज्य सुव्यवस्थित नहीं हो सका था।
उसे इस कार्य करने के लिए वक्त नहीं मिला। देश की अधिकांश प्रजा हिंदू थी। जो विजेता मुगलों वास्तव में मुगल तुर्क थे, बर्बर समझी जाती थी। उसे उनके प्रति सहानुभूति नहीं थी। उसके भाई गद्दी पर अधिकार जमाना चाहते थे और पूर्व में अफगान सरदार अपनी खोई शक्ति को दोबारा वापस लाना चाहते थे। उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए इस समय महमूद लोधी बिहार में घूम रहा था। शेर खां अलग अलग अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और अफगानों को संगठित कर रहा था। गुजरात में बहादुर शाह ने अपनी शक्ति बहुत अधिक बढ़ा ली थी और अब वह राजपूतानों पर जीतने के लिए तैयारी कर रहा था। उसके पास विशाल संपत्ति, विशाल सेना थी, जिसने शेर खां द्वारा संगठित मुगलों के विरुद्ध अफगानों के आंदोलन को, जो बाद में सफल हुआ, बहुत हद तक सहायता की। कुछ अन्य कठिनाइयां हुमायूं की थीं। इन कठिनाइयों के अतिरिक्त हुमायूं ने स्वयं कुछ गलतियां की, जिसका परिणाम उसके लिए अच्छा नहीं था। उसने अपने भाइयों से इतना अधिक लगाव था कि उसके विरोध की प्रक्रिया को हमेशा नजरअंदाज करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप वह सदैव कठिनाइयों से ग्रस्त था। इन सब कठिनाइयों के होने के बावजूद भी हुमायूं को कुछ सफलताएं मिली हैं। पहली सफलता, कलिंजर पर आक्रमण। राजरोहण के कुछ महीने बाद 1531 ईस्वी में बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किया। 6 महीने के घेरे के उपरांत हुमायूं ने वहां के राजा प्रतापरुद्र देव से संधि कर ली। राजा ने हुमायूं को 12 मन सोना तथा शाही सेवा स्वीकार कर ली। दूसरी सफलता, महमूद लोधी का दमन। कलिंजर का घेरा उठा लेने के पश्चात 1532 ईस्वी में दोहराहा नामक स्थान पर महमूद लोधी और हुमायूं की सेना में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ और महमूद लोधी बिहार की ओर भाग गया। तीसरी महत्वपूर्ण सफलता, चुनार का घेरा। महमूद लोधी को पराजित करने के पश्चात हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर घेरा डाल रखा था। यह दुर्ग शेर खां के अधिकार में था। घेरा सितंबर 1532 ईस्वी से दिसंबर 1532 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में शेर खां ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लिया। चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता उसको गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से मिली। भारत में हुमायूं के 2 प्रबल शत्रु थे। एक बिहार में अफगानों का सरदार शेर खां और दूसरा गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह। बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा पर चढ़ाई की, क्योंकि वहां के सुल्तान ने बहादुर शाह के विद्रोही भाई को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। उसने मालवा के सुल्तान को कैद करके चंपानेर के किले में भेज दिया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और खानदेश, अहमदनगर और बरार के शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। पुर्तगालियों ने भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर भी चढ़ाई की, परंतु राड़ा से कुछ धन लेकर वह वापस लौट गया। तो इस प्रकार हुमायूं की गुजरात के शासक बहादुर शाह से बहुत ही बड़ी कठिनाइयाँ थी। बहुत बड़ा उसके लिए शत्रु बन चुका था। बहादुर शाह की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां और दूसरे अफगान सरदार जो उसके दरबार में शरण ले चुके थे और चगताइयों को भारत से बाहर निकालने के लिए तत्पर थे। उसी समय एक विद्रोही सरदार मोहम्मद जमा भागकर बहादुर शाह के यहाँ शरण ले रखी। हुमायूं ने उसे गुजरात से बाहर निकलने के लिए कहा। बहादुर शाह ने उस पर ध्यान नहीं दिया और हुमायूं से शत्रुता ठान ली।
इस कारण हुमायूं ने उस पर चढ़ाई कर दी। इस समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर दूसरी चढ़ाई की। हुमायूं उसके विरुद्ध चित्तौड़ की ओर आगे बढ़ा। इस पर बहादुर शाह ने उसको लिखा कि इस समय मैं राजपूतों से युद्ध कर रहा हूँ, इस समय आपको बाधा नहीं डालनी चाहिए। इस पर हुमायूं ग्वालियर में ही रुक गया और बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लिया। अब हुमायूं बहादुर शाह पर चढ़ाई करने के लिए चला। सुल्तान भी उसका मुकाबला करने के लिए बढ़ा, परंतु हार कर भाग गया और बहुत सा धन जो है मुगलों के हाथ लग गया। हुमायूं ने सुल्तान का पीछा किया। वह मांडू और मांडू से चंपानेर भागा और फिर वहां से डेयू टापू चला गया और पुर्तगालियों से संधि करने की बात करने लगा। हुमायूं ने चंपानेर के किले पर घेरा डाला और 4 महीने के बाद उसे जीत लिया। इस सफलता के बाद मुगल नाच गाने रंगों रैलियों में समय व्यतीत करने लगे। बहादुर शाह ने अच्छा मौका देखकर अपने सेनापति इमादुल मुल्क को भेजा। उसने अहमदाबाद जीत लिया और एक बड़ी सेना संगठित कर ली। पुर्तगालियों ने भी बहादुर शाह से उससे अपनी बस्ती के किलेबंदी की आज्ञा पाकर मदद देने का वचन दिया। अब हुमायूं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी निद्रा टूटी। वह इमादुल मुल्क के विरुद्ध बढ़ा और उसे पराजित किया। उसने गुजरात को अपने भाई मिर्ज़ा अस्करी के हवाले कर दिया। मिर्ज़ा ने बड़ी अयोग्यता मूर्खता का परिचय दिया। उसने देश में सुव्यवस्थित और शांति स्थापित करने के लिए कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उसने अपने अफसरों और सरदारों से झगड़ा कर बैठा था। बहादुर शाह ने इस शुभ अवसर का लाभ उठाया। उसने अपनी शक्ति एकत्रित करके धीरे धीरे सारे गुजरात पर अधिकार कर लिया। परंतु उसके जीवन का अंतिम दिन निकट था। 1537 ईस्वी में जब पुर्तगाल के गवर्नर ने उसे मंद्रा के लिए बुलाया तो उसके साथ झगड़ा हो गया, जिसमें वह समुद्र में डूब गया। हुमायूं ने मांडू में था। हुमायूं जो मांडू में था आगरा लौट गया और कुछ ही समय बाद मालवा भी उसके हाथ से निकल गया। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हुमायूं की आक्रामकता और आराम तलबी से उत्तर में उसकी प्रतिष्ठा भी अब आगे जाती रही। पूर्व में अफगानों ने धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और शेर खां के नेतृत्व में मुगलों के साथ अपनी शक्ति की परीक्षा करने की तैयारी करने लगे। तो दोस्तों, हम आगे देखेंगे शेर खां और हुमायूं के बीच किस प्रकार जंग हुआ और किस प्रकार हुमायूं को अपना राज्य गंवाकर ईरान भागना पड़ा। शेर खां, जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से विख्यात है, मध्यकाल के इतिहास में एक विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति था। उसने प्रारंभ में अपनी सत्ता बिहार तथा बंगाल में स्थापित कर ली थी। बंगाल के बाद उसने फिर गौड़ पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया। जब हुमायूं ने यह खबर सुनी तो सेना लेकर वह गौड़ की तरफ आगे बढ़ा। शेर खां उसके रास्ते से हटकर बिहार की तरफ लौट आया। मुगलों ने गौड़ को जीत लिया और उसका नाम जन्नताबाद रखा। शेर खां बिहार और जौनपुर के शाही इलाके को लेने की कोशिश करने लगा और कन्नौज तक के क्षेत्र पर आक्रमण और लूटमार किया। चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। जब हुमायूं को शेर खां की इस कार्रवाइयों का मालूम हुआ तो वह गौड़ से गंगा के तट की ओर को पकड़कर तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसने मुंगेर में गंगा को पार किया। अब उसने अपनी भयंकर स्थिति का ज्ञान हुआ और उसने शेर खां से संधि करने का प्रयास किया, लेकिन शेर खां उसके लिए तैयार नहीं था। अफगान चारों ओर से बहुत बड़ी संख्या में शेर खां के पास इकट्ठा हुए थे और उन्होंने बक्सर के पास चौसा नामक स्थान पर मुगलों को पर हमला कर दिया और मुगलों को पराजित कर दिया। हुमायूं भागकर प्राण बचाने के लिए घोड़े पर चढ़ा और गंगा में कूद पड़ा।
निज़ाम खान नामक एक भिश्ती ने उसे डूबने से बचा लिया। इस एहसान का बदला उसने भिश्ती को 2 दिन के लिए राजगद्दी पर बैठाया और सरदारों ने उसका मुजरा किया। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के ढलवाए और खुतबा पढ़वाया। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं को अब मालूम हो गया था कि उसका शत्रु शेर शाह बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए उसका सामना करने की तैयारी करने लगा। उसने अपने भाइयों को मिलाने का प्रयास किया, किंतु वे मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि तैयारियों में अनेक प्रकार की रुकावटें पैदा कर रहे थे। हुमायूं के भाइयों की इस फूट से उत्साहित होकर शेर शाह अपने अफगान सरदारों के साथ आगे बढ़ा। हुमायूं भी उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा। दोनों सेनाएं कन्नौज के पास गंगा नदी के किनारे पड़ाव डाले। दोनों सेनाएं, जिनकी संख्या तारीख रशीद के अनुसार 2 लाख थी, 1 महीने तक आमने सामने थी। हुमायूं ने देखा कि उसकी सेना के सिपाही धीरे धीरे चले जा रहे हैं और अपनी सेना में की संख्या कम देखते हुए हुमायूं ने युद्ध करने का फैसला किया। उसके सिपाही भी डटकर नहीं लड़े और अफगानों ने बड़ी ही आसानी से हुमायूं को पराजित कर दिया। अफगानों ने भागती हुई मुगल सेना का नदी की ओर पीछा किया, जिससे उसकी बड़ी क्षति हुई और बहुत से मुगल सैनिक गंगा नदी में डूबकर मारे गए। इस युद्ध के बाद हुमायूं को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा और दिल्ली का राज्य शेर शाह के अधिकार क्षेत्र में आ गया। हुमायूं का भारत से पलायन कैसे हुआ? कन्नौज के युद्ध के बाद गंगा पार करके हुमायूं आगरा गया और वहां से अपना परिवार और खजाना साथ लेकर दिल्ली पहुंचा, लेकिन उसने हस्तगत करना असंभव देखकर सरहिंद की ओर आगे बढ़ा। उसके भाइयों से उसे कुछ मदद नहीं मिली। तब वह सिंध की ओर बढ़ा और उसने भक्कर पर घेरा डाला, परंतु वहां भी दुर्भाग्य से उसका पीछा न छोड़ा गया। उन्हीं दिनों उसने परंतु वहां भी दुर्भाग्य से उसका पीछा न छोड़ा परंतु वहां भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हीं दिनों उसने शेर अली अकबर की लड़की हमीदा से विवाह करके आगे चलकर अकबर की मां हमीदा बानो बनी। अपने भाइयों के बर्ताव से निराश होकर उसने जोधपुर नरेश मालदेव से सहायता चाही। उसने उसे 20,000 राजपूतों की सेना की मदद मांगी। मालदेव अपने वचन का पालन नहीं किया और जब हुमायूं उसके राज्य में पहुंचा तो उसने उसका स्वागत नहीं किया। उसके मन की बात जानने के लिए जो गुप्तचर भेजे गए, उन्होंने खबर दी कि वह विश्वासघात करने के लिए तैयार था। हुमायूं के एक पुराने पुस्तकाध्यक्ष ने, जो मालदेव के यहाँ नौकरी कर रहा था, कहला भेजा, आप जहाँ कहीं हैं वहाँ से लौट जाइए, क्योंकि मालदेव आपको बंदी बनाने का इरादा रखता है। उसकी बातों पर विश्वास न करिए। मालदेव के इस इरादे में इस परिवर्तन का प्रमुख कारण शेरशाह का भय और हुमायूं के लिए किसी प्रकार की आशा का न होना। इसके बाद हुमायूं ने अपने साथियों समेत अमरकोट में शरण ली, जहाँ के राणा वीर साल ने उसका स्वागत किया और उसे भक्कर और ठट्टा जीतने में सहायता देने की
प्रतिज्ञा की। इसी रेगिस्तानी किले में 23 नवंबर सन 1542 को सम्राट अकबर का जन्म हुआ। इस शुभ घटना के बाद जल्द ही 10,000 आदमियों के साथ हुमायूं भक्कर की ओर बढ़ा, परंतु एक रात उसके मुसलमान सरदारों से झगड़ा हो जाने के कारण राणा के आदमी वापस लौट आए। भक्कर के सरदारों ने जो युद्ध में तंग आ गए थे, हुमायूं के कंधार तक पहुंचने का सामान देकर उसके साथ संधि कर ली। कामरान समूचे अफगानिस्तान पर स्वतंत्र शासक बन बैठा था। उसके भाई हिंदाल और अस्करी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे और उसके पास उससे बहुत डरते थे। हुमायूं को अपने भाइयों से कुछ मदद नहीं मिली और उसने अपने एक वर्ष के लड़के अकबर को कंधार में ही छोड़कर ईरान जाने का इरादा किया, जहां के शाह ने उसे उसकी मदद मिलने की आशा थी। हुमायूं ईरान के शाह तहमस ने, जो उस समय 27 वर्ष का युवक था, हुमायूं का बड़े आदर के साथ स्वागत किया, परंतु वह उसे शिया बनाना चाहता था। पहले तो हुमायूं अपने सुन्नी धर्म पर दृढ़ रहा, लेकिन जब शाह उसे शिया बनाने के लिए बहुत कष्ट देने लगा तो उसके सलाहकारों ने उसे शिया धर्म स्वीकार करने के लिए शाह से संधि कर लेने के लिए एक राय दी। एक संधि हुई जिसमें शाह ने हुमायूं को बुखारा, काबुल और कंधार जीतने में एक सेना देकर इस शर्त पर मदद देने स्वीकार किया कि सफल होने पर वह कंधार को उसे समर्पित कर देगा। हुमायूं ने अपनी इच्छा के विरुद्ध शिया धर्म स्वीकार किया था और शाह के नाम पर खुतबा पढ़े जाने की शर्त को स्वीकार किया था। शाह ने 14,000 सैनिकों की एक सेना की सहायता पाकर हुमायूं ने कामरान के राज्य पर आक्रमण किया। इस प्रकार यहाँ सहायता हुमायूं को 2 शर्त पर मिली थी। हुमायूं ने सुन्नी से शिया बनना स्वीकार कर लिया। बुखारा, काबुल और कंधार जीतने के बाद शाह को कंधार देने का वादा किया। काबुल और कंधार की विजय किस प्रकार हुई? मार्च 1545 ईस्वी में हुमायूं कंधार पहुंचा और घेरा डालने के बाद उसे जीत लिया। कंधार हाथ में आने पर हुमायूं की स्थिति बहुत कुछ सुधर गई और अपनी शक्तियों का संग्रह करने पर काबुल पर चढ़ाई की। कामरान हार गया और काबुल उसके अधिकार से चला गया। अकबर, जिसने कामरान ने एक बार किले की दीवार पर तीरों और गोलियों की बौछार के सामने कर दिया था, अपने पिता को मिला। कामरान ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु फिर हार गया और मिर्ज़ा हिंदाल एक रात की मुठभेड़ में मारा गया। कामरान भागकर शेर शाह के उत्तराधिकारी सलीम शाह सुर के दरबार में पहुंचा, जिसके दुर्व्यवहार के कारण उसने धक्कड़ों के यहाँ शरण लेनी पड़ी। धक्कड़ों के सरदार ने उसे हुमायूं को सौंप दिया और उसे हानि पहुंचाने में असमर्थ बनाने के लिए उसकी आँख निकलवा ली। इसके बाद कामरान मक्का चला गया। मिर्ज़ा अस्करी, जो अपनी चाल की बात नहीं आता था, कैद हो गया। उसे भी हुमायूं ने मक्का जाने का हुक्म दिया। तो इस प्रकार उत्तर पश्चिम में अपने प्रतिद्वंदियों से मुक्त होकर हुमायूं फिर से भारत जीतने की तैयारी करने लगा। हुमायूं का भारत पर वापस कैसे हुआ, आगे हम देखेंगे। शेर शाह के बाद इस्लाम सूर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अफगान सरदार उसके वश में नहीं थे, इसलिए अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वह उसके साथ बड़ी सख्ती करने लगा। पहले मालवा का सूबेदार सुजात खां उसका
कोपा भाजन था। पहले मालवा का सूबेदार सुजात खां उसका कोपा भाजन बना। उसने अपने सूबे में बड़ी योग्यता से सुव्यवस्थित स्थापित करके बड़ा धन संचय किया। जब उसे बादशाह के क्रोध का पता चला तो आदरपूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार करके वह उसके क्रोध से बच गया। लेकिन पंजाब के सूबेदार आजम ने ऐसी दुर्दशा नहीं दिखाई। जब बादशाह ने उसे बुलाया तो खुद न जाकर उसने अपना एक प्रतिनिधि भेजा। इस पर वह बहुत अप्रसन्न हुआ। कड़े दंड की आशंका से आजम खुल्लम खुल्ला विरोधी हो गया, परंतु शाही सेना ने अम्बाला में उसे पराजित कर दिया। फिर वह शक्ति संचय करके लड़ा लेकिन हार गया। अंत में वह कश्मीर की ओर भाग गया और पहाड़ियों पर जाके मारा गया। इस्लाम शाह ने अपनी दमन नीति जारी रखी। उसने सरदारों की शक्ति का ह्रास करने के लिए एक नए नियम बनाए और एक शक्तिशाली सेना रखी। उसने उसकी शक्ति कम कर दी और राज्य में होने वाली सब बातों की खबर जानने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया। न्याय के लिए उसने नए कानून बनाए जिसकी सहायता काजी या मुफ्ती नहीं किंतु मुंसिफ करते थे, और इन नियमों को अमल में लाने के लिए उसने राज्य के विभिन्न भागों में सेनाएं रखीं, शासन को सुदृढ़ बनाया और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इस्लाम शाह की मृत्यु 1554 ईस्वी में हो गई। उसके बाद उसका पुत्र फिरोज शाह गद्दी बैठा, जिसकी हत्या थोड़े ही दिनों बाद उसका मामा मुबारिज खां ने कर डाली और मोहम्मद शाह आदिल शाह के नाम पर गद्दी में बैठा। अदली के नाम से वह अधिक प्रसिद्ध था। वह बड़ा अयोग्य और दुराचारी था, किंतु उसके मंत्री एक हिंदू मंत्री थे जिसका नाम हेमू था। बड़ी योग्यता और दृढ़ता से राज्य प्रबंध किया, परंतु राज्य में जो हलचल मची थी उसे वह ठीक नहीं कर सका और उसे नहीं रोक सका। चारों ओर विद्रोह होने लगे। मोहम्मद शाह के चचेरे भाई इब्राहिम खां ने दिल्ली और आगरे को जीत लिया, लेकिन उसके दूसरे भाई सिकंदर शाह सूर ने उसे हराकर सिंध और गंगा नदियों के बीच के सारे क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया। ऐसी परिस्थितियों में हुमायूं अफगान साम्राज्य की दुर्वस्था को बराबर बड़े ध्यान से देख रहा था। वह अवसर देखकर नवंबर 1554 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेकर भारत की ओर आगे बढ़ा और उसकी सेना फरवरी 1555 ईस्वी में लाहौर पहुंच गई। सिकंदर भी एक बड़ी सेना लेकर आगे बढ़ा, लेकिन सरहिंद के पास वह हार गया। वह हार कर भाग गया और इस प्रकार हुमायूं ने बगैर किसी बड़े प्रतिरोध के उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। किंतु वह अपनी तलवार के जोर से जो प्राप्त किए गए राज सुख का बहुत दिनों तक उपभोग नहीं कर सका। एक दिन जब वह अपनी पुस्तकालय की छत से उतर रहा था, सीढ़ियों पर अजान सुनकर नमाज पढ़ने के लिए झुका, लेकिन ऐसा संयोग हुआ कि चिकने संगमरमर पर उसका डंडा फिसल गया और वह सिर के बल फर्श पर गिर गया। चिकित्सा से कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ और 24 फरवरी 1556 ईस्वी को वह इस लोक से प्रयाण कर गया। उसकी मृत्यु का समाचार कुछ समय तक गुप्त रखा गया। 17 दिन के बाद उसके पुत्र जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से खुतबा पढ़ा गया।